हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली जो oogenesis है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि oogenesis होता क्या है, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो बोला गया द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis एंड द कॉर्टेक्स कंटेन्स ऑल द oogonia टू बी यूज्ड थ्रू आउट द fertile life of a woman एंड दे डू नॉट मल्टीप्लाई देयर आफ्टर। ठीक है, क्या बोला गया है, जिस प्रोसेस में डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम होता है, ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम, मतलब कि जो ओवम है उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। अब बोला गया है जो कॉर्टेक्स होता है, जो हमारा ओवरी होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक मेडुला होता है सेंट्रल पार्ट, और कॉर्टेक्स होता है जो पेरिफेरल या लेटरल पार्ट होता है। तो जो पेरिफेरल या फिर कॉर्टेक्स होता है, वो बोला गया है कि इसमें सारे उगोनिया प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रू आउट द फर्टाइल लाइफ ऑफ वुमेन यूज होते हैं। एक बार आफ्टर द बर्थ कभी भी यहाँ पे उगोनिया आगे मल्टीप्लाई नहीं होते। एक बार जो वहां पे उगोनिया बन चुके हैं वही बस उनका डेवलपमेंट होते रहता है थ्रू आउट द फर्टाइल लाइफ ऑफ अ वुमेन। अब जो oogenesis प्रोसेस है वो उसको डिवाइड किया गया है इनटू द थ्री फेजेस, जिसको बोलते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो वो क्या बोला गया है यहाँ पे कि दिस फेज स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब कि मदर में जब जो फीमेल चाइल्ड है वो डेवलप हो रही होती, तभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं ऑफ द ओवरीज अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ ओगोनिया। ठीक है, मतलब कि जर्मिनल जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसी समय मिलियंस ऑफ ओगोनिया वहां पे ओवरीज में डेवलप हो चुका रहता है फीमेल चाइल्ड के। एंड द ओगोनिया मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो ओगोनिया है उसी समय माइटोटिक डिवीजन में जाती है और फॉर्म करती है प्राइमरी oocyte एंड द सम ऑफ द स्टोमेटल सेल्स एंड बिकम फ्लैटेंड एंड सराउंड द प्राइमरी oocyte आर कॉल्ड एज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, ये जो स्टोमेटल सेल्स है, स्ट्रोमल सेल्स है, ये क्या होते हैं, जो हमारे प्राइमरी oocyte है उनके चारों तरफ क्या करते हैं, एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो बेसिकली अभी तक क्या देखा हम लोग कि oogenesis क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए मैच्योर ओवम इज कॉल्ड एज oogenesis। अब जो oogenesis है तीन फेज में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। जो मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, विद इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है फीमेल चाइल्ड, तभी उसके ओवरीज में ये चेंजेस देखने को मिल रहे होते हैं, जिसमें जो oogonia होता है वो मल्टीप्लाई होता है माइटोटिक डिवीजन से और फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte और साथ ही साथ स्ट्रोमल सेल्स। जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कवरिंग फॉर्म करते हैं और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। अब बोला गया एट द बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता रहता है, फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है, एट द बर्थ ऑल द oogonia आर रिप्लेस्ड बाय द प्राइमरी oocyte व्हिच हैव फिनिश्ड द प्रोफेज ऑफ द वन माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन वन के जो प्रोफेज होता है उसमें ये सब अरेस्ट हो जाते हैं एंड रिमेन्स इन द रेस्टिंग फेज। उसी में ये रेस्टिंग फेज में रह जाते हैं बिटवीन द प्रोफेज एंड मेटाफेज। मतलब प्रोफेज कंप्लीट होके मेटाफेज स्टार्ट होने से पहले वाले स्टेज में, रेस्टिंग फेज में, ये oogonia जो कि प्राइमरी oocyte है वहीं पे रुके हुए रहते हैं। अब इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि इन दिस फेज द साइज ऑफ द प्राइमरी oocyte इंक्रीजेस इनॉर्मसली। अभी क्या है, एकदम छोटे छोटे फॉलिकल्स थे, लेकिन अब इनके साइज में डेवलपमेंट देखने को मिलता है ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज। लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट्स एंड द प्रोटीन बिकम accumulated in the primary oocyte and the cytoplasm of the oocyte become rich in RNA and DNA and the ATP and enzymes and the nucleus become large due to increase in the amount of the nucleoplasm। मतलब कि ग्रोथ फेज में कब ग्रोथ फेज स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही बच्चे का जन्म हो रहा है, फीमेल चाइल्ड जैसे ही बर्थ खत्म हो रहा है, बर्थ के बाद जैसे जैसे फीमेल चाइल्ड का ग्रोथ होते रहता है अंटिल द प्यूबर्टी, तब तक ये ग्रोथ फेज चलते रहता है। उस समय तक क्या होता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, वो कहाँ पे जाते हैं, oogonia प्राइमरी oocyte में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और जिसकी वजह से उस साइट में आरएनए, डीएनए, एटीपी, एंजाइम्स, ये सब क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो भी बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है किसका, हमारे उस साइड का, वो भी बढ़ते रहता है साइज में।
अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया ग्रोथ फेज। अब मैच्योरेशन फेज की बात करते हैं तो हम लोग ने देखा ग्रोथ फेज कब तक रहता है, प्यूबर्टी तक। जैसे ही प्यूबर्टी वन सेट होती है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मैच्योरेशन फेज। तो बोला गया दिस फेज स्टार्ट आफ्टर द प्यूबर्टी एंड द इसेंस ऑफ मैच्योरेशन इज द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ। इस समय क्या होता है कि जब तक प्राइमरी ओसाइट रहता है वहां तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n ही रहते, लेकिन जैसे ही मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होता है तो जो क्रोमोसोम है 2n से n मतलब कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होने लगते हैं। द प्राइमरी ओसाइट रिस्टार्ट इट्स मियोसिस वन, क्योंकि हम लोग ने देखा कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट था उसी समय ये क्या था, मियोटिक वन डिवीजन में ही अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो मियोटिक वन डिवीजन हो रहा है वो क्या होता है, फर्दर रीस्टार्ट हो जाता है एंड कंप्लीट टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या था बना था, हमारा प्राइमरी ओसाइट बना था इन द मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब जो मैच्योरेशन फेज है इसमें क्या बनता है, हमारा सेकेंडरी ओसाइट बनता है। अलॉन्ग विद द सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे एक बॉडी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। एंड द सेकेंडरी जो ओसाइड है इट अंडरगोज द मियोसिस टू। ठीक है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो कहाँ पे जाता है, मियोसिस टू फेज ऑफ डिवीजन में जाता है एंड स्टॉप्स एट द मेटाफेज टू। तो ये आपको याद रखना है कि जब मियोसिस वन चलता रहता है तो उसके प्रोफेज में वो अरेस्ट होता है, और वहीं पे जब मियोसिस टू चलता है तो उसके मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। जो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर है उसके इन्फ्लुएंस में ये मेटाफेज टू में ही अरेस्ट रहता है। एंड जो मियोसिस टू है वो कंप्लीट होता है आफ्टर द स्पर्म एंट्री विच डीएक्टिवेट द मेटाफेज प्रोमोटिव फैक्टर एंड एक्टिवेट द एनाफेज प्रोमोटिव कॉम्प्लेक्स दैट इज द एपीसी। मतलब हो क्या रहा है कि जो बेबी है, चाइल्ड है, वो जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है वहाँ पे मियोसिस वन कंप्लीट होता है जो कि प्रोफेज वन पे अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद बर्थ के बाद बस ग्रोथ जो होता रहता है वो देखने को मिलता है जिसमें उसके साइज बढ़ता है सिर्फ। थर्ड फेज जो मैच्योरेशन फेज है उसमें जैसे ही प्यूबर्टी वन सेट होती है तो जो मियोसिस वन जो कि प्रोफेज वन पे रुक गया था वो रीस्टार्ट होता है और वो कन्वर्ट होता है प्राइमरी ओसाइड इनटू द सेकेंडरी ओसाइड एंड द फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो सेकेंडरी ओसाइड है अगेन जाता है मियोसिस टू पे और जिसमें वो मेटाफेज टू के स्टेज पे फिर से अरेस्ट हो जाता है ड्यू टू द मेटाफेज प्रोमोटिव फैक्टर। लेकिन ये कब तक रहता है स्टेज, जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है ये जो ओसाइट है सेकेंडरी ओसाइट एंटर करता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जब ये स्पर्म एंटर करता है इनटू द सेकेंडरी ओसाइट, जैसे ही उसके न्यूक्लियस तक पहुंचता है तो ये जो स्पर्म है वो डीएक्टिवेट करता है मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को और वहां पे एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को वो एक्टिवेट करता है, जो कि मियोसिस टू में जो मेटाफेज में रुका हुआ कंडीशन था उसको वो रीस्टार्ट करके एनाफेज में ले जाता है, मतलब कि मियोसिस टू को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो बोला गया है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ APC that is the anaphase chromatic complex, the secondary oocyte completes the meiosis 2 to produce the ovum and the second polar body। ठीक है, अभी तक क्या बना था, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बना था। अब ये जो एपीसी है उसके इन्फ्लुएंस में ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और जो न्यूक्लियस होता है किसका, ओवम का, बिकम्स द फीमेल प्रोन्यूक्लियस हैविंग द 23 क्रोमोसोम दैट इज 23X। द ओवम इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द विटेलिन मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड रहती है, विटेलिन मेम्ब्रेन से, कौन सा, न्यूक्लियस जो होता है। अब क्या बोला गया है कि जो अगर हम नॉर्मल ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं जो कि हमारे कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है तो उसमें दो तीन लेयर जो कि है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर क्या होता है, थेका इंटरना एंड थेका एक्सटर्ना होता है, बाहर की साइड थेका एक्सटर्ना फिर थेका इंटरना, उसके बाद पूरा ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पूरा एंट्रम भरा रहता है। एंट्रम एक फील्ड स्पेस है, फ्लूइड फील्ड स्पेस है जिसमें फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है। उसके अंदर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और उसके अंदर एक जोना पेलुसिडा, और इसको कनेक्ट करने वाला किसको, ग्रेनुलोसा लेयर को, और जो हमारा कोरोना रेडिएटा इसको कनेक्ट करने वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं कम्बस ओफोरस। तो ये जो है नॉर्मल ग्रेफियंस जो फॉलिकल है उसका ये क्या है, डायग्राम है। तो जब स्पर्म एंट्री करता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होता है कि जो अदर अदर लेयर्स हैं वो हट चुकी रहते हैं, सिर्फ ये वाले लेयर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, ये जो लेयर है इसको स्पर्म को क्या करना पड़ता है, इससे एंट्री लेनी पड़ती है। तो क्या बोला गया कि अ होमोजेनस मेम्ब्रेन सराउंड्स द oocyte फॉर्मिंग जोना पेलुसिडा। हम लोग ने अभी देखा यहाँ पे जोना पेलुसिडा है जो कि होमोजेनस मेम्ब्रेन है, जो कि होमोजेनस मतलब कि चारों तरफ से सेम लेयर से फॉर्म्ड हुई है।
और जो फॉलिकुलर सेल है प्रोलिफरेट करता है टू फॉर्म द सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड एज द ग्रेनुलेसा सेल्स, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या है, हमारा ग्रेनुलेसा सेल्स है। A cavity appears with the granulation cells. With the its appearance, follicle is formed, and the cavity increases in size, and the wall of the follicle is spread and becomes thin, and the oocyte lies eccentrically within the follicle, surrounded by the granulation cells, and called as the cumulus euphoricus, जो कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट चीज क्या बोला, एंड द सेल्स दैट अटैच इट टू द फॉलिकुलर वॉल आर कॉल्ड एज द डिस्कस प्रोलिगेरस। अब बोला गया कि एज द फॉलिकल एक्सपांड, जैसे ही फॉलिकल एक्सपांड करता है तो स्ट्रोमल सेल्स सराउंडिंग द मेम्ब्रेनस ग्रेनुलेशा कंडेंस टू फॉर्म द थीका इंटरना व्हिच सीक्रेट द एस्ट्रोजन एंड आर कॉल्ड एज द थीका ग्लैंड। जो यहाँ पे थीका इंटरना है वो सीक्रेट करती है कौन सा, एस्ट्रोजन, इसलिए इसको थीका ग्लैंड भी कहते हैं। अब जो फाइब्रस टिश्यू सराउंडिंग द थीका इंटरना कंडेंस टू फॉर्म अनदर कवरिंग कॉल्ड एज द थीका एक्सटर्नल, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि अकॉर्डिंग हमें क्या है बस स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमें डेवलपमेंट में उसको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने क्या देखा कि हमारा जो ऊगोनियम है वो सबसे पहले फॉर्म हुआ किसमें, एम्ब्रियोनिक लाइफ स्टेज में। ऊगोनियम जो होता है वो डेवलप होता है इनटू द प्राइमरी ओसाइड आफ्टर द मियोसिस वन होते रहता है। तो इसमें ये क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी ओसाइट, जो कि 46 एक्सेस, मतलब कि ये 2n की कंडीशन में रहता है, डिप्लॉटिक कंडीशन में रहता है, अभी हाइप्लॉइड नहीं हुआ है। ये जो मियोसिस वन है अरेस्ट हो जाता है फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन अप टू द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक ही ये क्या रहता है, एकदम अरेस्टेड रहता है इन द फर्स्ट मेटोटिक डिवीजन, जो कि प्रोफेज 1 तक रहता है। इसके बाद क्या होता है, ये तो हमारा हो गया कौन सा फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ फेज चलते रहता है, जिसमें मैच्योरेशन होता है ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स का, और ये कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक फेज होता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन फेज। और जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो सेकेंडरी ओसाइट बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। अब जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में ही ओव्यूलेशन हो जाता है ड्यूरिंग द एलएच सर्ज, और अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया तो कंप्लीशन होता है सेकेंड मेटोटिक डिवीजन का और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म होता है। वहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो सेकेंडरी oocyte है वो डीजेनरेट हो जाता है और डीजेनरेट होके एक्सपेल आउट हो जाता है। एंड जो कंप्लीट होता है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस अलोंग विद द सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये हो गया पूरा हमारा oogenesis। तो oogenesis क्या था, इट इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फॉलिकल्स, और इसमें 3 फेजेस हम लोग ने देखा, मल्टीप्लिकेटिव फेज, मैच्योरेशन फेज और ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में प्राइमरी oocyte बनता है, ग्रोथ फेज में सिर्फ ग्रोथ होता है, और हमारे जो मैच्योरेशन फेज है उसमें सेकेंडरी oocyte बनता है, जो कि सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे बन गया एक बार, सेकेंडरी oocyte जो होता है ओव्यूलेट हो जाता है। जैसे ही वो कहाँ पे जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, अगर वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो वो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है, जो कि स्पर्म में जो न्यूक्लियस है उसके साथ क्या करता है, फर्टिलाइज होके बेसिकली सिंगेमी के थ्रू क्या करता है, वहां पे जायगोट का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे वायबिलिटी ऑफ द ओवम की बात करें कि एक बार अगर oogenesis हो गया है, ओवम क्या हो गया, वहां से ओव्यूलेशन हो गया, तो उसके बाद जो ओवम है 24 घंटे के बाद क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, और एट मोस्ट ये सर्वाइव कर सकता है फॉर द 2 days, मतलब कि 48 आवर तक मैक्सिमली ये सर्वाइव कर सकता है। अगर इतने टाइम में वहां पे स्पर्म की एंट्री नहीं हुई, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसका क्या हो जाता है, डीजेनरेशन हो जाता है। नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले हैं दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बोला गया है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल्स एंड देयर डिफरेंशिएशन इनटू द स्पर्मेटोजुआ इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें 2 चीज आ रहा है। सबसे पहले जो स्पर्मेटिड्स है वो कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं, प्राइमोर्डियल मेल जो जर्म सेल्स है उससे पहले क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड्स बन रहा है, और ये स्पर्मेटिड्स फिर डिफरेंशिएट हो रहे हैं इनटू द स्पर्मेटोजुआ। तो इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो टाइम पीरियड रिक्वायर होता है फॉर अ स्पर्मेटोगोनिया टू डेवलप इनटू अ मैच्योर स्पर्मेटोजिया इज अबाउट 61 डेज, मतलब कि जो प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल्स है वो टोटली स्पर्मेटोजोआ या फिर बनाने में कितने टाइम लेते हैं, 61 डेज का टाइम लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनियम है या फिर जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स है, प्राइमोर्डियल मेल जर्म सेल्स है, उनमें सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से वो क्या डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं। फिर इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, जिससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो 23X हो सकते हैं या तो 23Y हो सकते हैं। फिर इनमें स्टार्ट होता है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, ठीक है? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद ये 4 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं विद द 23X या 23Y के साथ। एंड स्पर्मेटिड में फिर स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटिड में अभी क्या है, ये सिर्फ इस तरह से राउंड शेप के होते हैं, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू इसमें क्या होता है, टेल ये सारी चीजें लग जाती है और फिर उससे बनता है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है बेसिकली? तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द वेयर सेल मॉडलिंग टेक्स प्लेस, मतलब कि इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम होता है, डेवलपमेंट ऑफ टेल होता है और न्यूक्लियर कंडेंसेशन होता है। मतलब कि पहले क्या था, इस तरह से सिर्फ राउंड स्ट्रक्चर थे 4, जो कि 23X 23Y मतलब न्यूक्लियस बस प्रेजेंट था। अब उसमें क्या होता है कि इसके ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम लोग एक्रोजोमल कैप बोलते हैं, और पीछे यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन होता है। ये सब किस समय होता है? ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पर्मियोजेनेसिस के समय किसी भी तरह का सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलता। स्ट्रक्चर की बात करते हैं एक स्पर्म के, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इस वाले पार्ट को, इसमें 3 पार्ट देखने को मिलता है, हेड, नेक एंड द टेल। तो जो हेड होता है उसमें सबसे आगे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोजोम। एक्रोजोम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जो कि हम लोग ने देखा कि जो प्लेसिडा है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर्स है किसमें, हमारे ओवम में, जैसे कि कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलिसिडा है, तो उसको डिसॉल्व करके अंदर घुसने के लिए, मतलब कि स्पर्म को अंदर एंट्री करने के लिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, नेक होता है, मिडल पीस में बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो वेजाइना है वहां से यूट्रस से होते हुए वो फेलोपियन तक पहुंच सके, और इसमें मोशन करने के लिए यहाँ पे उनके पास टेल प्रेजेंट होता है। वहीं पे वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म की अगर हम बात करें, तो स्पर्म यूजुअली डीजनरेट होता है आफ्टर द 48 आवर्स आफ्टर इजैकुलेशन, बट में सर्वाइव फॉर 4 डेज इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मतलब कि 48 घंटे तक ये बेसिकली वायबल होता है, लेकिन कभी कभी ये 4 दिन तक भी सर्वाइव कर सकता है अगर ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में है तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द oogenesis एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो टेबल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद कर लेना है और वायबिलिटी याद कर लेना है। यही 2 मेन चीज जरूरी है फॉर द बोथ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने बेसिकली ओवरव्यू लिया है ताकि आप क्या कर सके, इस एग्जाम में इजिली क्या कर सके, अपीयर कर सके, इस क्वेश्चन को लिख सके। तो अगर इसके रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।